तो पार्ट 34 की शुरुआत वहीं से होती जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। इनकी पूरी फैमिली चेयरमैन को उनके घर का आखिरी टूर करा रहे थे, जिसके पैरेलल में हमें कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन अपने फैमिली को पहली बार ये घर दिखाने लाए थे, उसी तरह ये लोग चेयरमैन को घर का आखिरी टूर देते हैं। आखिर में वो सब लिफ्ट में आते हैं, जहाँ ह्यूनवू वो सीक्रेट बटन प्रेस करता है, इससे वो लोग पैनिक रूम वाले फ्लोर में पहुंच जाते हैं। इसका दरवाजा लिफ्ट के अंदर ही खुलता है। पैरेलल में हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने इस पैनिक रूम तक आने का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसे सभी लोग पैनिक रूम में आकर हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। पर जमीन में पड़े धूल को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि अगर पैसा यहीं पर था तो हाल ही में पैसों को यहाँ से निकाला गया है। बॉम्जा आंटी तो कंफर्म थी कि ये काम उस सेओली का ही है, तो ये लोग पैनिक रूम से बाहर आ जाते हैं। हॉल में सेओली बैठकर बिंदास कॉफी पी रही थी। बॉम्जा आंटी सीधे सेओली को कन्फ्रंट करती है कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है ना। सेओली अपनी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं क्यों मारूंगी। बॉम्जा आंटी कहती है कि तुम्हें डैड के पैसे मिल गए, इसलिए तुमने उन्हें मार दिया। सेओली अपना ड्रामा चालू कर देती है, कहती है कि तुम्हारे डैड मर गए, तुम्हें अभी भी उनके पैसों की ही पड़ी है। तो बॉम्जा आंटी उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, पर सेओली कहती है कि मैं इस घर की लीगल रेसिडेंट हूँ, तो तुम लोग मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। लीगल मामलों के बारे में ह्यूनवू से अच्छा कौन बता सकता है, उसी से पूछ लो। अब चेयरमैन ने सेओली को इस घर का लीगल रेसिडेंट बनाया था। ह्यूनवू कहता है कि लीगल प्रोसीड्यूर तो मैं देख लूंगा, इसके बाद तुम्हें इस घर से जाना तो पड़ेगा ही। सेओली तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो तो मैं भी देख लूंगी। तो इनकी मॉम कहती है कि हम लोग जल्दी ही यहाँ वापस आने वाले हैं, तब भी तुम यहाँ रहना चाहोगी, क्योंकि अब तो हमें सब कुछ वापस मिल चुका है। सेओली कहती है बिल्कुल, इतने सालों से तो हम लोग फैमिली की तरह रहते आए हैं, तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हेन जाती है ग्रैंडपा के रूम, जहाँ वो उस रिकॉर्डिंग वाले पेन को देखती है। रिकॉर्डिंग प्लेयर ऑन करती है, इसमें ग्रैंडपा ने हेन के लिए कुछ रिकॉर्ड किया था। उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे मिलकर बातें करना चाहता था, पर मेरी मेमोरीज बस कुछ देर के लिए आती है, इतनी देर में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुमसे इस तरह बात करने को मिला, इसी से मैं खुश हूँ। बहुत सारी बातें बतानी है पर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं बहुत पछता रहा हूँ। अपनी सारी जिंदगी मैंने बस पैसा जमाने के लिए लगा दी, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है। मैंने अपनी जिंदगी पैसों के चक्कर में ही वेस्ट कर दी, बट आई होप कि तुम मेरी तरह ना बनकर एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी बिताओ। आई होप बाकी सब भी जान पाए कि मुझे कितना पछतावा है, और ये भी कि मैं तुम सबसे कितना प्यार करता हूँ। सब लोग खुश रहना, आई एम सॉरी। इसके बाद ग्रैंडपा को दफना दिया जाता है, सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो यहीं पर उनके सारे रिश्तेदारों का खाना पीना चल रहा था। फिर वो हेन को उसका कोट उड़ा देता है, क्योंकि बाहर ठंडी लग रही थी। हेन कहती कि मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी मौत का रिहर्सल कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि फ्यूनरल का प्रोसेस इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मरने के बाद कॉफिन में बंद करके गड्ढे में गाड़ देते हैं। यहीं पर सब लोग शोक मनाते हैं, फिर फ्यूनरल का खाना भी खाते हैं, पर कुछ ही देर बाद यहाँ से सब लोग चले जाएंगे। मेरे लिए भी ऐसा ही होगा ना, पर सबके चले जाने के बाद मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। जो सब सुनकर ह्यूनवू बहुत दुखी होता है। हेन बताती है कि मुझे जो 3 महीने का टाइम दिया गया था वो अब खत्म होने को आया है, तो मैं अब कभी भी मर सकती हूँ, पर उससे फिर से मेरी फैमिली को रोना पड़ेगा, जो हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं लगेगा। ह्यूनवू कहता है कि क्या तुम अपने फैमिली के बारे में सोचकर परेशान हो कि उन्हें फिर से रोना पड़ेगा। हेन कहती नहीं, मैं तो बस जीने के बारे में सोचती रहती हूँ। ये दुनिया कितनी परेशानियों से भरी हुई है, पर कितनी ब्यूटीफुल भी तो है, इसीलिए मैं भी जीना चाहती हूँ। ये सुनकर ह्यूनवू रो पड़ता है, पर अपने आंसू पोंछकर हेन का हाथ होल्ड करता है। इधर सेओली योनसंग को एक सेफ लॉकर में ले आती है, जहाँ पर उसने वो सारा पैसा रखा था, जो देखकर योनसंग शॉक्ड होता है और उससे पूछता है कि आपने इन पैसों को कैसे ढूंढा। तो फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सेओली चेयरमैन के रूम में बैठकर के कुछ पुराने वीडियोस को देख रही थी, जिसमें उसे वही वीडियो मिल गया था जहाँ चेयरमैन ने इस पैनिक रूम के बारे में बताते हुए वहाँ जाने का रास्ता बताते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, और तभी सेओली ने वो सारा पैसा निकलवा लिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सेओली योनसंग से कहती है कि अब ये पैसा ही तुम्हें सेफ रखेगा। इधर योंगदुरी में ह्यूनवू के डैड को इनके फैमिली के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और हिंते उन्हें बताता है कि इससे उनके लिए थोड़ा अच्छा हुआ है। डैड पूछते हैं वो कैसे, तो हिंते उन्हें कैलकुलेशन करके समझाने लग जाता है। योनसंग ने क्वींस ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे थे, प्लस सेओली के पावर ऑफ अटॉर्नी की वजह से उसके पास 59% शेयर्स थे, पर क्योंकि अब पावर ऑफ अटॉर्नी कोई काम की नहीं है, प्लस अब हेन के फैमिली को उनके सारे शेयर्स एंड बैंक अकाउंट्स भी मिल चुके हैं, इसलिए अब हेन के फैमिली के पास लगभग 35% का शेयर्स है, और योनसंग के पास होगा 38% का। तो उनके बीच अब बस 3% का गैप रह गया है, यानी अब हेन के फैमिली के पास चांस है वापस से सब कुछ हासिल करने का। डैड तो ये सब सुनकर हैरान रह गए थे, उनका नालायक बेटा इन सब के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। इधर ह्यूनवू और हेन का डैड बैठकर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में ह्यूनवू आता है तो उसे जर्मनी से कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि हेन का इलाज हो सकता है, उसे ठीक करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है। वो लोग हेन को 100% एकदम ठीक तो नहीं कर सकते, ना ही उसकी ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं, पर हेन के ब्रेन में ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का ट्रीटमेंट मिल गया है। उसे ह्यूनवू तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड खुश होता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इस इलाज का एक साइड इफेक्ट है, जो क्या है वो हमें अभी नहीं बताया जाता। तो ह्यूनवू आकर हेन एंड अपने डैड को इस खुशखबरी के बारे में बताता है, जो सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हेन के डैड अभी ये खुशखबरी हेन को बताने जा रहे थे, पर ह्यूनवू अभी उन्हें रोक
रोक लेता है और उन्हें इस इलाज के साइड इफेक्ट के बारे में बताता है, जो कि ये था कि इस इलाज के बाद बहुत ही ज्यादा चांस है इनकी सारी मेमोरीज जाने का, यानी उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। सीन कट होता है रात को पूरी फैमिली को इनके इलाज की बात बताई जाती है, जो सुन सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश एंड इमोशनल होते हैं, पर इन सबको साइड इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। वहीं हेन तो ये सुनकर शॉकिंगली सरप्राइज्ड हो गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इलाज हो सकता है, इसीलिए वो अपने रूम में आकर काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसा रिएक्ट करे, तो वो हिनवू के रूम में चली जाती है उससे कंफर्म करने के लिए। तो उससे पूछती है कि डॉक्टर ने तुम्हें कैसे कांटेक्ट किया, फोन किया था या ईमेल भेजा था या वीडियो कॉल पे तुम्हें ये सब बताया। हिनवू कहता है कॉल किया था। हेन पूछते कहीं फिर से वो लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। हिनवू कहता है नहीं, उन्होंने तो टेस्टिंग भी कर ली है और इस इलाज से सच में एक पेशेंट ठीक हो रहा है। जो सुन हेन गुड नाइट कहकर जाने लगती है, पर फिर से वापस आती है उससे कहती है क्या तुम श्योर हो कि वो इलाज मेरे लिए काम करेगा। हिनवू कहता हाँ, तो हेन कहती है क्या जाने लगती है, पर फिर से वापस आकर उससे पूछते कि फिर हम कब चले वहाँ। अगर उन्होंने कोई डेट नहीं दिया तो उन्हें बता देना कि हम लोग अभी भी आ सकते हैं। हिनवू कहता है कि उन्होंने डेट दे दिया है 1 हफ्ते बाद का। हेन ओके कहकर फिर जाने लगती है, लेकिन फिर से वापस आती है और उससे पूछती कि क्या इस इलाज से वो लोग मुझे बचा लेंगे। जिसमें हिनवू याद करता है हेन के डैड की बात, जब उन्होंने इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में उन्हें बताया था कि इलाज के बाद हेन की सारी मेमोरीज चली जाएगी। ये सुन तीनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, पर हिनवू कहता है कि ये हेन को बचाने का आखिरी मौका है। हेन की WBC भी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है जिससे उसकी सर्जरी हो सकती थी और हेन के पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। हेन के डैड कहते हैं कि अगर हमने उसे इस साइड इफेक्ट के बारे में बताया तो वो ये ट्रीटमेंट कराने से ही मना कर देगी, इसलिए वो हिनवू से रिक्वेस्ट करते कि ये बात उससे सीक्रेट रखा जाए ताकि हेन का ट्रीटमेंट हो जाए। और हेन का हक है इस बारे में जानना, इसलिए क्यों ना तुम उसे जर्मनी ले जाने के बाद बताओ और इस ट्रीटमेंट के लिए मनाओ। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हिनवू से बताता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जो सुन हेन बहुत हैप्पी होकर बाहर चली आती है। हिनवू दरवाजा लगाने ही जा रहा था, तभी वो बाहर हेन के रोने की आवाज सुनता है, तो वो बाहर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि हेन तो बैठकर रो रही है। हिनवू जल्दी से आकर उसे पूछता है कि क्या हो गया, पर ये तो हेन की खुशी के आंसू थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए बताती है कि इतनी खुशी मुझे पहली बार हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बुरे सपने से जागी है। तो हिनवू उसे कंसोल करता है। देन हेन आज बहुत ही चैन से हिनवू के बाहों में सो जाती है। हिनवू जो खुश था हेन के इलाज के लिए, पर दुखी भी था इस बारे में सोचकर कि हेन को कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन अभी सबसे पहला प्रायोरिटी है हेन का ठीक होना, इसीलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अगली सुबह हेन की नींद खुलती है, वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। हिनवू को जगाती है और उसे कहती कि आज तो तुम ऑफिस नहीं जाओगे ना। हिनवू कहता नहीं जाऊंगा, तो हेन कहते कि चलो फिर हम लोग घूमने चलते हैं। इसके बाद दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो दोनों बहुत सारी जगह जाते हैं। हेन बहुत खुश थी, उसके फोटोज क्लिक करता है। दोनों काफी सारे राइड्स एंजॉय करते हैं। हेन बताती कि हमारे हनीमून के बाद ये हमारी पहली ट्रिप है। मैं बहुत ही ज्यादा वर्कहॉलिक थी, इसीलिए हमें कहीं घूमने का मौका नहीं मिला। और मेरी ट्रीटमेंट के बाद हम लोग और बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे, जो वो हिनवू को प्रॉमिस करती है। तो ऐसे ही चलते चलते दोनों MP3 प्लेयर से गाना सुनते हुए जा रहे थे। थोड़ा थक जाते हैं तो दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं। हेन कहती कि ट्रीटमेंट से पहले मैं सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ ताकि हमारे बीच कोई सीक्रेट ना रहे। हिनवू पूछता है कि ऐसा सीक्रेट, तो हेन कहती कि मैंने तुमसे 3 बातें छुपाई है। हिनवू पूछता है कौन सी बातें, तो हेन कहती कि आज मैं तुम्हें अपना पहला सीक्रेट बताती हूँ। वो MP3 प्लेयर निकालती है, उसे बताती है ये जो MP3 प्लेयर तुम्हें सियोल के हाई स्कूल में मिला था ये मेरा था। जिसमें हिनवू शॉक्ड होता है, तो हेन MP3 प्लेयर पर लिखा उसके नाम का इनिशियल दिखाती है। जो देख हिनवू तो एकदम सरप्राइज रह जाता है, कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हेन बताती है कि ऐसा ही तो हुआ है, मैं उस दिन अपना आखिरी क्लास करके अब्रॉड जाने वाली थी, तब मैं ग्राउंड पे गिर गई थी और तब तुम मुझे वो बैंडेड देने आए थे। जो सुनकर हिनवू तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। हेन कहती कि शायद ये बात तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी। हिनवू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हेन कहती कि डरो मत, इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगी, क्योंकि मैं अब वो पुरानी हेन नहीं हूँ, मैं अब बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और बस अच्छी बातों को ही याद रखूंगी। ये MP3 प्लेयर हम दोनों की हिस्ट्री का एक लौता विटनेस है, इसलिए मेरा फोकस अब से सिर्फ उसी पॉजिटिव पॉइंट पे है। जो हिनवू उसके लिए खुश होता है, तो हेन उसे बताती है कि जियोंसोंग ने मुझे कहा था कि उसने मुझे बचपन में एक बार डूबने से बचाया था और उसने इस तरह से बताया था कि मानो हम दोनों की मुलाकात डेस्टिनी में लिखा हुआ था। जो हिनवू कहता है कि क्या कहा था उसने, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। हेन कहती कि पर हम दोनों की कहानी तो उससे भी अच्छी है, बिल्कुल किसी मूवी की तरह। तुम मुझे एक बैंडेड देने आए थे, तुम्हें देखकर मैंने सोचा था कि क्या इतना हैंडसम लड़का हमारे स्कूल में था, मैंने तो कभी नहीं देखा था। उस टाइम मुझे बहुत पछतावा हुआ था मेरे स्कूल छोड़कर जाने का। तो हिनवू से बताता है कि तुमने ब्लैक शूज पहने थे और व्हाइट सॉक्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बाल बंधे हुए थे। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा वो मिल गई, मेरी ड्रीम गर्ल। तुम जानती हो अगले दिन मैंने पूरे स्कूल में तुम्हें ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली थी, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता था। पर तुम मेरे लिए बिल्कुल किसी सिंड्रेला की तरह थी, जो बस मेरे लिए ये MP3 प्लेयर छोड़कर गई थी। पर अब देखो हम फिर से मिले, इवन हमारी शादी भी हुई, डिवोर्स भी हो गया, पर फिर भी यही तो असली किस्मत होती है। जो सुनैन बहुत ज्यादा खुश होती है, उनसे बताती है मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे फ्यूचर में नहीं रहूंगी, पर अब तो हम फ्यूचर में भी हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और जब साथ रहने की बात आ ही गई है, तो वो अपना हाथ दिखाती है, जिसमें उसने हिनवू का दिया हुआ
रिंग पहन लिया था। तो उसे बताती कि जैसा तुमने कहा था, आज से और अभी से मैं हमारा डिवोर्स वापस लेती हूँ। जो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसे गले लगाता है, उनसे कहता है कि अब इसे वापस मत कर देना। हेन कहती कि हेलो मिस्टर हस्बैंड, मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाती हूँ, किसी कस्टमर की चीज खरीदने के बाद मैं उन्हें रिफंड नहीं देती। वो कहता है कि अगर तुम किसी दिन जागी और मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तब भी तुम इसे वापस नहीं कर सकती। हेन कहती नहीं लौटाऊंगी। वो कहता है कि अगर हमारे बीच कभी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया या तुम मुझसे बहुत परेशान होगी तब भी नहीं लौटा सकती। और अगर तुमने कहा कि तुम्हें हमारी ये सारी प्रॉमिस याद नहीं है तभी तुम इसे वापस नहीं दे सकती, अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हेन कहती ठीक है नहीं लौटाऊंगी, इसीलिए बात बंद करो, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ये बोलकर वो आंखें बंद करके उसके बाहों में आ जाती है और उसे कहती कि मुझे ऐसे तुम्हारी हार्ट बीट सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। पर हिनू की आंखों से तो आंसू निकल रहे थे हेन के इलाज के बाद के बारे में सोचकर, क्योंकि इलाज के बाद हेन को ना ही उसके बारे में ना ही किसी और के बारे में कुछ भी याद रहेगा। तो इसी के साथ पार्ट 34 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।